महबूबा मुफ्ती का एक बयान ये भी आया कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ जो गठबंधन कर सरकार बनाई गई थी, वो कहीं ना कहीं इसीलिए बनाई गई थी कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको बचाया जा सके। तो इन लोगों ने समझौता कर लिया, जब सरकार बनानी थी तो लिख कर दे दिया एजेंडा ऑफ अलायंस में कि स्टेटस को जो है वो बना रहेगा, धारा 370 और 35 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर इतना सारा बलिदान हुआ था तो फिर जब सरकार बनाने की बारी आई तो क्यों उससे मैं ये जानना चाहता हूँ कि गठबंधन के लिए आपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ समझौता कर लिया। इसी गठबंधन को लेकर महबूबा मुफ्ती का एक बयान आया कि बीजेपी को दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि एक खूंखार जानवर के गले में हमने पट्टा डालकर रखा था। बीजेपी की तरफ उनका इशारा था क्योंकि गठबंधन आपकी तरफ ही चल रहा था। उन्होंने कहा कि खूंखार जानवर के गले में हमने पट्टा डालकर रखा था। सोचना यह था कि जैसे कश्मीर की जो पॉलिटिक्स को देखते हुए कश्मीरी लीडर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकालकर उनको फायदा पहुंचाते थे, तो बीजेपी अभी अक्सरियत में है, पावर में है, तो हमारे फायदे के लिए क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर निकाल। पारदर्शिता की 16,000 वर्ग किलोमीटर कश्मीर का एरिया है, 33,000 वर्ग किलोमीटर जम्मू का एरिया है, वहां भी 10 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ भी 10 डिस्ट्रिक्ट है, वहां 47 सीटें हैं, यहाँ 36 सीटें हैं। वो हमने एक आखिरी सवाल पूछूंगा, आप हमेशा से ये आरोप लगाते रहे कि सुंजवा में गैर कानूनी तरीके से लोगों ने कब्जा किया, जमीन बनाई, सब कुछ किया, उस वक्त की सरकार ने उसको सपोर्ट किया। आज आपकी सरकार है, आज भी सुंजवा में एक एक किलोमीटर के अंदर जो है वो कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, उनके नक्शे पास हो रहे हैं, तो आपकी सरकार क्यों। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। महबूबा मुफ्ती इस समय जम्मू के दौरे पे हैं और आल पार्टी मीटिंग जो प्रधानमंत्री निवास स्थान पर हुई उसके बाद कल महबूबा मुफ्ती पहली बार प्रेस से मुखातिब हुई और कई बातों पर जो है उन्होंने चर्चा की है। मेरे ही एक सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक धारा 370 जम्मू कश्मीर को वापस नहीं मिल जाएगी, जब तक 35A का स्टेटस वापस नहीं लौट जाएगा, ना तो वो इलेक्शन लड़ेंगी, और अगर उनकी पार्टी अक्सरियत में आ भी जाती है तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। इन पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी यूटी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी मौजूद हैं। रविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महबूबा मुफ्ती जी आज कल जम्मू के दौरे पर पहुंची हुई हैं और कल मैंने उनसे एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि आपने कहा कि अपनी कैपेसिटी में वो इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर क्या ऐसी सिचुएशन बनती है, अगर उनकी पार्टी मेजॉरिटी में आती है तो वो चीफ मिनिस्टर बनेंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक धारा 370 नहीं हटेगी मैं चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनना चाहती हूं। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मूव को आप? यहां तक बात है धारा 370 की, तो धारा 370 अब समाप्त हो चुकी है। हमारे देश के पार्लियामेंट में इस धारा को समाप्त कर दिया है। देश के राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर करके सदा सदा के लिए धारा 370 को समाप्त कर दिया। और रही बात धारा 370 के बाद कुछ पार्टी के नेताओं की ये बयानबाजी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इस पर मेरे को कोई टिप्पणी नहीं करनी। वो उनकी पार्टी का, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का, या जो उनके टॉप लीडरशिप का फैसला हो सकता है। किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष पार्टी के इंटरनल मैटर्स पर मुझे नहीं बोलना चाहिए। वो उनका अपना परिवार का मामला है, अपनी पार्टी का मामला है। वो चुनाव लड़ें या ना लड़ें ये उनका निर्णय है। लेकिन धारा 370 अब एक इतिहास बन चुकी है। अब धारा 370 एक गुजरा हुआ जमाना है और जो समय गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। इस धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर जिन लोगों को 70 साल यहाँ तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, क्या उनके दर्द महबूबा मुफ्ती जी हों या बाकी के लीडर्स हों, क्या उनको नज़र नहीं आता? क्या पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी, क्या वो इंसान नहीं है? क्या गुज्जर बकरवाल इंसान नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर की बेटियों को यहाँ रहने का हक नहीं है? क्या यहाँ जो जम्मू कश्मीर के अंदर दलित समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, वाल्मीकि समाज के, गोरखा समाज के लोग, जो POJK के रेफ्यूजी लोग, क्या उनको अपने अधिकारों के साथ, मान सम्मान के साथ यहाँ जीने का अधिकार नहीं है? ये 370 के कारण ये सारी सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज, उनको 70 साल यहाँ अधिकार नहीं मिले। अलगाववाद और आतंकवाद और पाकिस्तान की मानसिकता को इस धारा 370 ने जन्म दिया और देश का कानून, देश के पार्लियामेंट से पास किया गया कानून, देश के राष्ट्रपति द्वारा साइन किया गया, वो यहाँ लागू नहीं होता था जब तक यहाँ की असेंबली नहीं उसको अडॉप्ट करती।
दो दो झंडे, दो दो कानून, ये एक साजिश थी। कोशिश में लगे थी कुछ ताकतें कि देश का एक और विभाजन किया जाए, जिसको सदा सदा के लिए मोदी साहब और अमित शाह साहब ने समाप्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का था, है और हमेशा रहेगा। धारा 370 की कोई आवश्यकता नहीं है। इस धारा 370 ने आम जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके साथ इनजस्टिस किया है। चंद गिने चुने परिवार हैं, चंद, जिनका लाभ जिन्होंने इस धारा 370 से उठाया। एंटी करप्शन कानून इन्होंने लागू नहीं होने दिए। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स यहां लागू नहीं होने दिया। राइट टू एजुकेशन एक्ट यहां लागू नहीं होने दिया। क्यों? क्या कारण था? मनमर्जियां करते थे ये लोग। और आतंकवादियों के बच्चों को नौकरियां, जो पाकिस्तान में बैठ के यहां बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां भेजें, उनके बच्चों को नौकरियां। और आम गरीब मजदूर किसान के बच्चे को दिमाग, उसका ब्रेन वॉश करके उसको कहना कि तुम जिहाद कर, बंदूक उठा, फिर कत्लेआम करे। आम आदमी के बच्चे का ब्रेन वॉश करके उसको खून खराबे की ओर ले जाना, और अपने इनके बच्चे हुर्रियत, जमाते इस्लामिया, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, जर्मनी में जाके पढ़ें, दिल्ली, मुंबई के अंदर जाके मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी करें, यहाँ सरकारी तंत्र में नौकरियां हासिल करें। मुफ्ती का कहना है कि धारा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से हटाया गया है, और अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है वो चल रहा है, और इसे कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली तरीके से वापस लिया जाएगा। जब 1954 में इस धारा के ऊपर डिबेट हुई तो देश के पार्लियामेंट में की गई थी ना। अब वो गलत तरीके से लगाया था या उसका औचित्य, उसकी पीछे की क्या साजिश थी, लेकिन उस वक्त चूंकि कांग्रेस के पास मेजॉरिटी थी और कांग्रेस ने एक साजिश के तहत इसको लगाया था। और जब भारतीय जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी आई तो हमने देखा ये देश को तोड़ने वाला कानून है, देश को दो हिस्सों में बांट रहा है, दो झंडे हैं, यहाँ दो कानून लगे हुए हैं, तो हमने वो समाप्त कर दिया। देश हित में किया, राष्ट्र हित में किया। मुफ्ती का एक और इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। देश के पार्लियामेंट के पास ये पावर है, कानून बनाने का अधिकार देश के संसद के पास है। इसलिए वो गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मेरे बहुत ज़्यादा इस पर मेरे को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और उनके कार्य में उस पर मेरे को कोई वक्तव्य नहीं देखना है, लेकिन हकीकत यही है कि अगर देश के पार्लियामेंट ने 1954 में उस समय लगाया था तो देश के पार्लियामेंट नहीं हटाया है। महबूब मुफ्ती का एक बयान ये भी आया कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ जो गठबंधन कर सरकार बनाई गई थी, वो कहीं ना कहीं इसीलिए बनाई गई थी कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको बचाया जा सके। तो इन लोगों को कहीं से पहले से उम्मीद थी कि बीजेपी सत्ता में आएगी, तो इस तरह का भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले भारतीय जनसंघ के ज़माने से हम इस धारा का विरोध करते थे। भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस धारा 370 को हटाने के लिए तो यहाँ बलिदान दिया, कुर्बानियाँ दी। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हों, महाराजा हरि सिंह बहादुर जो जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा महाराजा थे, वो प्रजा परिषद के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। और इसी प्रकार असंख्य कार्यकर्ताओं ने संघर्ष लड़े, कुर्बानियाँ दी, गोलियां चली। साइंस कॉलेज के बाहर आज भी विद्यार्थी उस समय के उनका शहीदी यहाँ स्मारक है, हीरानगर के अंदर, यहाँ जोड़ियाँ में, रामबन में, सुंदरबनी में उस जमाने में गोलियां चली, लोग शहीद हुए तिरंगा झंडा हाथ में लेकर भारत माता की जय जयकार करते हैं। लोगों ने समझौता कर लिया, जब सरकार बनानी थी तो लिख कर दे दिया एजेंडा ऑफ अलायंस में कि स्टेटस को जो है वो बना रहेगा, धारा 370 और 35A के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर इतना सारा बलिदान हुआ था तो फिर जब सरकार बनाने की बारी आई तो क्यों उससे कम? देखिए, जब 2014 में असेंबली के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में मिशन मोड में आई तो हमने नारा दिया था मिशन 44+। 44
प्लस का नारा हमने दिया था और हमारे पास 25 सीटें आई। हम सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थे और एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी, हमारी एक डेमोक्रेटिक ऑब्लिगेशंस थी कि हम लोग, क्योंकि जम्मू रीजन से मैक्सिमम सीट्स बीजेपी को मिली थी और लोगों ने हमेशा मन से दिया था कि बीजेपी उस बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आए, लेकिन थोड़ा हम शॉर्ट रह गए, इसलिए गठबंधन में आना पड़ा। जैसे आपने देखा होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब 1998-99 में उनकी सरकारें आई तो गठबंधन सरकारें होती थी, तो एनडीए बना था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो फिर वो, चूंकि आपके पास अपनी मेजॉरिटी नहीं है, अपनी मेजॉरिटी होती तो नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि गठबंधन के लिए आपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ समझौता कर लिया? सवाल ही नहीं है। हमने ये कहा था, वो आप अगर उसको पढ़ेंगे, हमने ये कहा था कि ये हमारे बीजेपी के वैचारिक मुद्दे हैं, उस पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो उस वक्त भी हमने कहा था, मेरी कई बार डिबेट्स हुई हैं और आपको याद होगा एक बार जम्मू कश्मीर असेंबली में धारा 370 पर डिबेट हो रही थी, तो महबूबा मुफ्ती जी मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने कुछ बयान दिया था, तो कविंद्र गुप्ता जी हमारे स्पीकर थे, तो इन्होंने एज ए स्पीकर उनके बयान को एक्सपंज कर दिया था। हमने कहाँ समझौता किया? तो इसी गठबंधन को लेकर महबूबा मुफ्ती का एक बयान आया कि बीजेपी को दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि एक खूंखार जानवर के गले में हमने पट्टा डालकर रखा था। बीजेपी की तरफ उनका इशारा था क्योंकि गठबंधन आपकी तरफ ही चल रहा था। उन्होंने कहा कि खूंखार जानवर के गले में हमने पट्टा डालकर रखा था, क्योंकि अगर कोई खूंखार जानवर सामने आता है तो उसके गले में पट्टा डालकर ही उसको काबू किया जाता है। अब उनको बीजेपी खूंखार लगती है? जो देश के साथ गद्दारी करेगा, जो भारत माता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो तिरंगे झंडे का अपमान करेगा, जो भारतीय सेना के जांबाज वीरों का अपमान करेगा, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी खूंखार है। गले में पट्टा डालने की बात कही गई थी कि हमने पट्टा डालकर रखा था। वो जब सरकार टूटी तो उसके बाद क्या हुआ था आपको मालूम है? जब हमने समर्थन वापस लिया 2018 में और मेरे को 1 महीना 7 दिन हुए थे अध्यक्ष बने हुए, और जब समर्थन हमने वापस लिया तो उसके बाद क्या हुआ था वो सब आपको भली भांति याद है, सारी दुनिया को याद है, उनको भी याद है। इसके साथ अगर हम बात करें कि कल उनका एक बयान आया कि जो 11 लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, जिसमें सैयद सलाउद्दीन के बेटे भी जो हैं वो शामिल है, उनको लेकर जो बड़ा दर्द जो है उनका छलकता हुआ सामने आया। वो मैंने पहले कहा, 370 हटने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो अलगाववादियों, आतंकवादियों और पाकिस्तान की मानसिकता के लोगों को है। शेख सलाउद्दीन जो पाकिस्तान में बैठ के यहाँ बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां भेजे, बेगुनाह लोगों की हत्याएं करे, यहाँ जो नौजवान हैं उनका ब्रेन वॉश करके उनको आतंकवाद की ओर ले जाने की साजिश करे, और ये लोग जब यहाँ सरकारों में रहे पिछले 70 साल, ये नौकरियां बांटते रहे। इसलिए तो धारा 370 को समाप्त किया गया, और इन सबको यही तो तकलीफ है इनको। उनका कहने का मतलब था कि वो कहना चाहती थी कि जो बाप ने अगर कोई बाप ने किया है तो बेटे को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बाप के कारनामों की वजह से बेटों को नहीं मिली है, बेटे ही साजिश कर रहे थे। एनआईए ने जो रिपोर्ट भेजी है 370 के कारण, ये जो ईडी, एनआईए, जो सारी हमारी एजेंसीज हैं, ये सब आप ऑपरेशंस कर रही हैं, ऑपरेशन क्लीन, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। बाप की सजा बाप को, और दूसरे बेटों ने अगर गलती की तो बेटों को, जो गलती करेगा सो भरेगा। अभी डिलिमिटेशन कमीशन भी जम्मू कश्मीर आया हुआ था, आपने भी उनसे मुलाकात की। क्या कुछ आपको लगता है कि डिलिमिटेशन को लेकर क्या कुछ आपको उम्मीदें हैं कि जम्मू के साथ जस्टिस होगा? क्योंकि आपने कहा कि 1995 में जो डिलिमिटेशन हुआ था उसमें कहीं ना कहीं साजिश रची गई थी। 1995 में जो डिलिमिटेशन उस वक्त हुआ था वो तो फ्रॉड था,
इस बार हमने भी अपना पक्ष रखा है, पूरा डेटा डिलिमिटेशन कमीशन और मुख्य चुनाव आयुक्त उनके सामने रखा है। उसमें 6 पैमाने हैं, पैरामीटर्स हैं जो भारतीय संविधान में लिखे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि उन 6 के 6 पैरामीटर्स को अडॉप्ट करते हुए यहाँ विधानसभा का गठन होगा। केवल पॉपुलेशन के ऊपर आप परिसीमा नहीं कर सकते। 6 अलग अलग भारतीय संविधान में लिखे गए वो पैरामीटर्स हैं जिनको आपको अडॉप्ट करना है, और मुझे लगता है तो डिलिमिटेशन कमीशन उन सभी विषयों पर पूरे ध्यान से, गौर से, संजीदगी से चर्चा करते हुए अपनी कार्रवाई और अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा। सर एक सवाल ये है कि जब जब कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई, उन्होंने कश्मीर के हित को देखते हुए अपनी मनमानी की। अगर मैं 1978-79 की बात करूं तो मोहम्मद शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकालते हुए 3 जिले जो कश्मीर के वो बढ़ा दिए, जम्मू को नेगलेक्ट किया गया। जब गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने जो वजीर कमीशन की रिपोर्ट को खारिज करते हुए 3-3 जिले जो दोनों जगह पर बनाए। अब बीजेपी इस समय एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में है और जम्मू की जनता ये सोच रही थी कि जो पिछले कुछ सालों में अन्याय हुआ है वो जम्मू की जो पार्टी है बीजेपी वो पूरा करेगी, तो क्यों आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पिछले 7 वर्षों में, जब से केंद्र में हमारी सरकार है, जो जम्मू में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट सैंक्शन किए, एम्स जैसे हॉस्पिटल, आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, रिंग रोड्स, फ्लाईओवर्स, शाहपुर कंडी जैसे मल्टीपर्पज़ इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, उज मल्टीपर्पज़ योजनाएं, बायोटेक पार्क्स, जम्मू अखनूर फ्लाईओवर, अखनूर से रजौरी, पुंछ, नौशहरा, सुंदरबनी नेशनल हाईवेज, इसी प्रकार ये सारे मैं पॉलिटिकल चीटिंग की बात कर रहा हूं, जो पॉलिटिकल चीटिंग की गई है, ये महत्वपूर्ण विषय है। ये मैं कई बार सुन भी चुका हूं, आप बता भी चुके हैं। इससे लोगों को डायरेक्ट फायदा होता है, इसका लाभ लोगों को, आम जनता को होता है। अगर कहीं 6 मेडिकल कॉलेज दिए तो 4 जम्मू में बन रहे हैं, रजौरी में, कठुआ में, डोडा में, उधमपुर में, 4 तो हमारे यहाँ बन रहे। तो मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, एम्स बनेंगे, डीआरडीओ के हॉस्पिटल बनेंगे, रिंग रोड्स बनेंगी, बॉर्डर एरिया के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर तो कहाँ से है, कठुआ, सांबा, आरएसपुरा, अखनूर तक है ये वाला इंटरनेशनल बॉर्डर, और एलओसी की तर्ज पर उनको रिजर्वेशन दिया गया। लोगों का मानना ये था, सोचना ये था कि जैसे कश्मीर की जो पॉलिटिक्स को देखते हुए कश्मीरी लीडर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकालकर उनको फायदा पहुंचाते थे, तो बीजेपी अभी अक्सरियत में है, पावर में है, तो हमारे फायदे के लिए क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर निकाल? देखिए, मोदी सरकार ने हर वो कार्य किया है जिससे जम्मू की देशभक्त जनता का हित है। हर वो कार्य इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट की सब इंस्पेक्टर की लिस्ट हो, डॉक्टर्स की लिस्ट हो, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव जेके सर्विसेज की लिस्ट हो, जेके बैंक्स के अंदर लिस्ट निकली हो, हर जगह पारदर्शिता लाई है। उसका लाभ हमारे यहाँ के नौजवानों को हुआ है। सर ये कैसा पारदर्शिता कि 16,000 वर्ग किलोमीटर कश्मीर का एरिया है, 33,000 वर्ग किलोमीटर जम्मू का एरिया है, वहाँ भी 10 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ भी 10 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ 47 सीटें हैं, यहाँ 36 सीटें हैं। वो हमने नहीं किया है। आपने नहीं किया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सरकार, जनता चाहती थी वो कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने, कांग्रेस और एनसी ने उस जमाने में किया, तो उसको दुरुस्त कौन करेगा? पॉलिटिकल चीटिंग जिसका नाम आपने दिया। अब चीटिंग करना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। चीटिंग को दुरुस्त तो करना है ना, मैं ये कह रहा हूँ, जिसको नुकसान हुआ है। दुरुस्त मैंने आपको बोला, जब आप अपने लोगों को डेवलपमेंट देंगे, बेसिक एमिनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज उनको अवेलेबल कराएंगे, उनके रोजमर्रा के जीवन का उत्थान करेंगे, तो नेचुरली उनका जीवन में अपलिफ्टमेंट आएगा। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने यहाँ कार्य किया है और आगे भी कर रहे हैं, इसका सारा लाभ हमारी जनता को मिलता है। डेवलपमेंट का नमूना तो हमने कल ही देखा, बारिश में किस तरह से जम्मू का पांच कॉलोनी गांधीनगर पानी हो चुका था, जीवन नगर गांधीनगर। सर किस तरह से आप थोड़ा सा, अभी रोज आप नहीं मिलते हैं तो नहीं, मैं चलिए, डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट, ये भी तो डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। अब जो बहुत सारे समय पहले जो मास्टर प्लान बनाए गए होंगे, जहाँ
ड्रेनेज सिस्टम, टाउन ड्रेनेज जब इसका डिज़ाइन किया गया होगा जिस ज़माने में, उस ज़माने में शायद इस प्रकार की जो लूप होल्स रहे हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं दिक्कत समस्याएं आई हैं, लेकिन आगे इनको भी ठीक कर दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, आप हमेशा से ये आरोप लगाते रहे कि सुंजवा में गैर कानूनी तरीके से लोगों ने कब्जा किया, जमीन बनाई, सब कुछ किया, उस वक्त की सरकार ने उसको सपोर्ट किया। आज आपकी सरकार है, आज भी सुंजवा में एक एक किलोमीटर के अंदर जो है वो कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, उनके नक्शे पास हो रहे हैं, तो आपकी सरकार क्यों सोई बैठी हुई है इन सब चीज़ों पर? आप देखिए जिस प्रकार वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एरिया खाली किया है, उसी क्षेत्र के आसपास आपने देखा कि एक ऐतिहासिक सशस्त्र सीमा बल के जवानों को बहुत बड़ा एक ज़मीन का भाग वहाँ उनके ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए दिया गया, और वहीं उसी क्षेत्र में एक बहुत बड़े भाग को खाली करा के वेंकटेश भगवान बालाजी उनका जो है वो मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। इस प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट निर्णय इसी दौरान में सरकार ने लिए हैं। वहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हज़ारों कनाल ज़मीन रिट्रीव भी की है। तो भिटिंडी और सुंजवा का जो इलाका इलीगली ऑक्युपाइड किया गया है वो कब चलिए रिट्रीव वो कानूनी प्रक्रियाएं में सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं जिनका किसी ने इलीगल अगर इंक्रोचमेंट किया होगा तो वो डिपार्टमेंट खाली कराएगा। पूरा इलाका ही सर इलीगल? चलिए वो देखिए आगे कार्रवाई होगी। आपने देखा अभी कुछ बड़े बड़े नेताओं के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनके मकानों को ताले लग गए। ताले कहाँ लगे? वो तो एक ऑर्डर निकला था, उसके बाद वो सारा चीज वो रह भी नहीं रहे हैं, वो ताले यूज भी कर रहे हैं। ताले लगे हैं उसके एक भाग में जहाँ कहीं उनका हिस्सा है, बाकी जो इलीगल है वहाँ पूरा लॉक और सील है। तो साफ तौर पर सुन सकते हैं बीजेपी यूटी जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी को, जिनसे मैंने कई बातों को लेकर जो सवाल पूछा, जो कुछ जवाब आपने सुने, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो आप जरूर दे सकते हैं।